नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम NTNN डायलॉग के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हिसार की और अन्य आसपास के क्षेत्रों की प्रोमिनेंट हस्तियां हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, वो चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक हों और चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हुई हस्तियां हों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हस्तियां, उनके इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया करेंगे। स्पेशल इंटरव्यू की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो एक ऐसा नाम है जो हिसार में कोरोना महामारी के दौरान हर जुबान पे वो नाम था, डॉक्टर रमेश पूनिया। क्योंकि एक कोरोना वॉरियर के तौर पर उन्होंने काम किया, अपनी ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी तो निभाई ही, बिना किसी डर के उन्होंने अपनी सरकारी ड्यूटी बखूबी निभाई। लेकिन पर्सनली जाकर लोगों को जितनी मदद उन्होंने की, जितनी लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास उन्होंने किए, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और इसके लिए उन्होंने सरकार से भी जो है लड़ाई करने की कोशिश की, जो सरकार के खिलाफ भी वो खूब बोले। जो अव्यवस्थाएँ थी जो हिसार के अंदर, वो भी नहीं डरे, सरकार के खिलाफ बोलते हुए भी नहीं डरे। सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की कोशिश की, कभी तबादले की बात है, कभी सस्पेंशन की बात आई, लेकिन बिना डरे वो काम करते रहे। आज डॉक्टर रमेश पूनिया एक नई पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम डॉक्टर रमेश पूनिया के साथ जो है ये NTNN डायलॉग शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश पूनिया, आपका स्वागत है NTNN न्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोरोना वॉरियर के तौर पर आपकी हिसार के अंदर पहचान बनी, तो कोरोना वॉरियर के तौर पर आपने काम किया, बिना डरे काम किया, तो अब एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। रिटायर आप हो चुके हैं, सरकार के साथ लड़ाई भी आपने की, जनता के लिए रिटायर हो चुके हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आपने हिसार लोकसभा चुनावों के लिए अपना कैंडिडेचर के लिए आपने आवेदन किया कि मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। तो एक ये शुरुआत जब कोरोना वॉरियर के तौर पर पहचान बनी, तो अब राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखो, मैंने कोरोना महामारी के दौरान मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि महामारी हो या युद्ध हो, इसमें इंसान को किसी को तो आगे आना पड़ता है। उसमें ये किंतु परंतु नहीं होता, उसके परिणाम क्या होंगे। उसमें हो सकता है मेरे को नुकसान भी होता, लेकिन मुझे कोरोना के दौरान जो भय था लोगों का, उस निकालने के लिए मुझे आगे आना ही आना था, और ये मैंने मन में ठान लिया था। और उस दौरान लोगों को दुख तकलीफ ना हो, इसके लिए भी मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें मेरा स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक कर्मचारी, डॉक्टर और साथ में पुलिस कर्मचारी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। और जैसे 20 मार्च 2020 में ये पहला विदेशी यात्री जो आए थे बाहर से, उनके हमने पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की थी। और 31 मार्च को पहला महिला जो अमेरिका से आई थी, वो हमें कोरोना का केस डिटेक्ट हुआ था रात को 1 बजे के आसपास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने उस दौरान हर संभव प्रयास किया कि मैं वो हर कार्य करूं जिससे लोगों के मन का जो दुख और दर्द जो है, या वो मैं उनको बांट सकूं और उनका जो भय है वो निकाल सकूं। इसी कड़ी में मैंने हर वो कार्य किया, चाहे वो सैनिटाइज का हो, चाहे वो कूड़ा उठाने का मामला हो, और चाहे वो जो विदेश से यात्री आ गए उनको, जो मोहल्ले वालों ने और लोगों ने उनको ये समझा भी ये तो एक बीमारी फैलाने के मकसद से आए हैं, बाहर से आए विदेश से, उनके लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे दूध, सब्जी, जो भी जरूरी सामान थे, जैसे उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था, तो हमारी पूरी टीम ने, जिसमें सारे इंक्लूड थे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो MPW हो, चाहे वो स्टाफ हो मेरा, चाहे वो ड्राइवर हो, ड्राइवर भी रात दिन, जैसे हम पूरी रात दिन काम करते रहे। बिल्कुल पूरा टाइम। और क्योंकि जैसे पहले ये था भी यदि हम कोरोना का केस मिलता है और वो ट्रेस नहीं होता है, तो कम से कम 400 लोग इफेक्टेड होते उस टाइम, जो WHO की गाइडलाइन थी। जैसे एक स्कूटी सवार को ढूंढने के लिए आपने देखा होगा, मैंने 450 कैमरे तलाश मैंने देख के फिर मैंने वो स्कूटी सवार ढूंढा। उसके लिए जून का महीना था, और हमने 3 दिन लगातार शिफ्टों में सारे कर्मचारियों ने मिलकर आखिर में उसको सातरोड गांव का मिला और ढूंढ के दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो उस टाइम एक जज्बा था जी। ये मुझे पता था भी नुकसान तेरे को हो सकता है, हमारे कई कर्मचारी बीमार भी हुए। हमारी एक शिल्पी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थी बेचारी, वो उसकी डेथ भी हुई। एक प्रवीण बागड़ी जो क्रीमेशन करता था नगर निगम का, उसकी भी डेथ हुई। एक हमारा शाड़वा का MPW था, उसकी भी डेथ हुई, क्योंकि हमारे जो स्टाफ था वो क्रीमेशन करवाता था
देहात के अंदर भी, शहर में भी, तो इससे हमें नुकसान भी बहुत हुआ। लेकिन हमने भी, इंसान चाहे युद्ध हो, महामारी, मैंने पहले ही कहा है कि आदमी को किसी न किसी को आगे आना ही आना पड़ेगा। तो क्या यही सोचकर जो है अब राजनीति में कदम रखने की चाह रख रहे हैं? देखो, राजनीति का सिर्फ ये है कि मेरा राजनीति में रुझान इसलिए बना क्योंकि मैंने छात्र राजनीति की है जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, और उससे पहले क्लास का सीआर हो या आगे डीआर हो, चाहे छात्र संघ प्रधान का चुनाव हो, मैंने हर वो चुनाव लड़े हैं। और छात्र राजनीति में मैंने एक ही साइंस का स्टूडेंट होकर मैं पहला ऐसा छात्र राजनीति में आया था, और सारे जो छात्र राजनीति में आते हैं वो मोस्टली आर्ट्स के स्टूडेंट आते हैं। तो छात्र राजनीति करते हुए आपने इंडियन नेशनल लोकदल की जो छात्र इकाई थी वो आपने उसके साथ जुड़े हुए थे आप? नहीं, मैंने छात्र राजनीति उस टाइम कोई इंडियन नेशनल लोकदल की कोई इकाई नहीं होती थी, एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध होते थे। जी जी। हर पॉलिटिशियन का, ये तो छात्र संघ की जो इकाइयां बनी है आगे, ये तो बनी है जब से इलेक्शन 96 में बंद हुए थे। चौधरी बंसीलाल जी ने ये इलेक्शन छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। उसके बाद इन राजनेताओं ने अपने अपने पुत्रों को स्थापित कर दिया, और अपनी अपनी छात्र इकाई बनाई, और उसके स्वयंभू प्रधान अपने बच्चे बना दिए। जबकि मेरा ये मानना है, छात्र संघ चुनाव यदि होते हैं तो एक आम घर का बच्चा वो निखर के आता है छात्र राजनीति में, और वो बच्चों के काम भी आता है। ये तो एक यूं समझो अभी उनको स्थापित करना, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हो गए, आगे इन्होंने ना संघर्ष देखा ना कुछ देखा। तो लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि सोने की चम्मच की मुंह की बात कर रहे हैं कि मुंह में लेके पैदा हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी से आपने जो है अप्लाई किया है हिसार लोकसभा के लिए, तो अगर उसके राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो एक ही परिवार जो है पिछले कई दशकों से उसको कांग्रेस पार्टी को चलाता आ रहा है, तो अभी फिलहाल जो है राजीव गांधी और सोनिया गांधी का पुत्र जो है राहुल गांधी है, उसको स्थापित करने के लिए पार्टी पूरी प्रयासरत है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रयासरत तो है, फिर राहुल गांधी मेहनत तो कर रहा है ना, इतनी लंबी यात्रा। या तो पहले चंद्रशेखर जी ने की थी, सुनील दत्त जी ने की थी, जिसने भी पद यात्रा करी है, तो मेरे हिसाब से वो एक निखर के आया है। क्योंकि चाहे घर में, जिस घर में पैदा हो जाए, उसके बाद आदमी परिस्थितियों से सब कुछ सीखता है। ये तो राजीव गांधी इतने अच्छे एक क्रांति लेके आए थे, कंप्यूटरी क्रांति, और पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने खुद माना था भी हमारे देश का पंचायती राज में 80% पैसा रास्ते में खराब हो जाता है। इतना पाक साफ जो बात कही गई है, फिर आखिर में उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। तो जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बांग्लादेश का अपना एक अलग मुकाम हासिल कराया, युद्ध भी लड़ा। तो ये तो एक परिस्थितियां ना, परिस्थितियों में जो आदमी, हर एक को हक है बिल्कुल राजनीति में आने का, यदि वो अपने प्रयासरत हैं। और आज के दिन एक ऐसे शख्स उभर के आए, अब देखो आप ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से सभी राजनेताओं को 10-10 मिनट पहले अंदर पार्टी बुलाते हैं और उसको वॉशिंग पाउडर में साफ कर देते हैं। अब कल ही मैं देख रहा था 25 लोगों पे रडार था, 23 लोगों को, 25 लोगों को पार्टी में शामिल किया और 23 लोगों को क्लीन चिट भी दे दी। ऐसे बहुत से मामले हुए। खैर, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर हम बात करते हैं हिसार लोकसभा की, तो मतलब अभी तक जो है आप उससे पहले, जब रिटायरमेंट से पहले किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे हैं सीधा, लेकिन आपने अप्लाई किया हिसार के लिए कांग्रेस पार्टी से, तो आपको कहीं नाम जो है अभी अगर सुनने में भी नहीं आ रहा कि नाम की डॉक्टर रमेश पुनिया की स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो है आगे फाइल भेजी गई हो, तो आपको कैसे लगता है कि आपका नाम जो है आगे आ सकता है और आपको टिकट मिल सकती है? किस बेस पे आप कह सकते हैं? देखो, मैंने पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मेल के माध्यम से और मैनुअल के माध्यम से आवेदन मांगे थे। बिल्कुल। मैंने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान पढ़ा प्रभारी का, और मैंने उसके बेस पे अप्लाई कर दिया। और शायद पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो हमेशा अपने हिसाब से, राजनीतिक गोटियों के हिसाब से होते थे। 35 लोगों ने अप्लाई किया, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मेरी तो ये है कि जब पार्टी ने आवेदन लिया है तो उन 35 के 35 से पार्टी को बुला के, चाहे उनसे 2-2 मिनट का एक आवेदन जिन्होंने भी किया, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता भी मेरे को ही मिले, सबसे एक बार उनके जो व्यूज है, भी उनकी जनता के प्रति क्या सोच है, पार्टी के प्रति क्या सोच है, उनके व्यूज लेने चाहिए थे और उसके बाद इंटरव्यू करना चाहिए था। अभी तक तो कोई ऐसा मेरे पास समाचार आया नहीं। बाकी तो सब भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में खैर ये तो जल्द ही जो है तय हो सकता है कि पार्टी की टिकट किसे दी जाएगी। अगर हम मान के चलें कि आपने जो जिस हिसाब से अपना जो डिटेल्स दी, अपना जो बायोडाटा जो दिया है, शेयर किया है पार्टी के साथ, उस आधार पर अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि ऐसा कि आप जो यहाँ पर इस चुनाव के अंदर जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं और जीतने की तरफ बढ़ सकते हैं? देखो, मैंने बताया ना कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं
राजनीति को समाज सेवा के माध्यम से लूं, मतलब एक समाज सेवा की तरह करूं, ना कि मैं अपना घर भरने के लिए करूं या अपने औलाद के लिए करूं या अपने रिश्तेदारों के लिए करूं। क्योंकि आज के दिन लोगों की धारणा ये है कि राजनीति में जो भी आता है ना वो अपना घर भरने के लिए और अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए आता है, लेकिन मैं इस सोच को बदलना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनप्रतिनिधि ऐसा हो, जनता का प्रतिनिधि, और जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहे। वो मैंने एक सीखा है पिछले 2 सालों में, मैंने हर एक फोन को अटेंड किया है, और यही मैं सोचता हूं कि किसी पॉलिटिशियन का कोई वो भी नहीं होता, अभी मोबाइल तक किसी आम जनता के पास नहीं होता है। भगवान की दया से यदि मैं कोई इस मामले में अब आगे बढ़ा तो मैं जनता के सामने एक अलग नज़ीर पेश करूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हिसार लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, पिछले चुनाव पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये सीट जो है, हिसार की जो सीट है, लगभग जो है INLD JJP या जो परिवार एक ही बात हो गई, और दूसरा INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में जो है सिमट कर रही है। अधिकतर जो कैंडिडेट जो जीते हैं इन्हीं पार्टियों से जीते हैं, और जाट बहुल जो है इस सीट को कहा जाता है। अगर हम जातिगत समीकरणों की अगर बात करते हैं तो जाट बहुल राजनीति होने की वजह से लगभग जाट नेता जो है यहाँ से जीते हैं। तो क्या आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? नहीं, फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा, ये मेरी कोई सोच नहीं है। मैंने 10,000 लोगों के संपर्क में आया था कोविड के दौरान, मैंने किसी से किसी का ना जाति पूछी ना धर्म पूछा, ना मेरी ऐसी कोई मनसा है। मैं शुरू से मैंने एक सेकुलर राजनीति की, धर्मनिरपेक्ष, जब छात्र राजनीति करी हो। मैं जिंदगी में ऐसा कभी सोचता ही नहीं, मैं इंसान पहले हूँ, और इंसान के नाते ही मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जाति और धर्म में मेरा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, जाट के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान की बदौलत ही मैं 10 अगस्त को मैंने जो स्टेटस लगाया था, सरकार ने मेरा तबादला उसी बेस पे पलवल में किया था। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरा भतीजा जो संचित पूनिया है उसने मेरी लड़ाई लड़ी, और आखिर में 13 तारीख को मैंने दोबारा ज्वाइन किया। 31 मार्च को मैं यहाँ से मतलब रिटायर हो गया। अब राजनीति में कदम जब आप रख ही रहे हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो इसमें आपके हिसाब से जो है मुद्दे जो है हिसार देखिए, जो लोकसभा होता है वैसे तो देखा जाता है कि जो आधार पर जो है चुनाव लड़ा जाता है, केंद्रीय पार्टी कौन सत्ता में आ सकती है उसके हिसाब से जनता वोट करती है, जिसे केंद्र में लाना चाहती है। तो लेकिन उसके हिसाब से भी जो मुद्दे राष्ट्रीय और लोकल मुद्दे आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? देखो, मेरा तो मेन जो टारगेट है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बिल्कुल, जो आज के दिन तीनों चीज से वंचित है। स्वास्थ्य के हिसाब से हम का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है। बिल्कुल, क्योंकि 1957 में जो हॉस्पिटल बना था 13 दिसंबर को, चौधरी सूरजमल स्वर्गीय उन्होंने बनवाया था, जो उस टाइम पंजाब में, ज्वाइंट पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री थे। ये उस टाइम 400 बेड का था, आज ये 200 बेड का सिकुड़ के रहेगा। 18 एकड़ जगह है। अब आप मान के चलो 2-2 एकड़ जगह में यहाँ 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं हमारे हिसार में। 2 तैयार हो चुके हैं, 2 अभी बन रहे हैं। जब 2 एकड़ में इतने बढ़िया हॉस्पिटल बन सकते हैं, जब रेवेन्यू जनता दे रही है, 1-1 लाख करोड़ रुपए GST आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसके बावजूद भी किसी भी राजनेता की ये मनसा नहीं रही कि हम यहाँ एक अच्छा अस्पताल की स्थापना कर सकें। और बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी को प्राइवेट मैदानता में भागना पड़ता है। तो 400 बेड का हॉस्पिटल 200 का रहेगा। हाँ जी, तो घटते चलेगा, मतलब बढ़ने के बजाय घटते चलेगा, क्योंकि जरूरत बढ़ाने की है। तो लेकिन घटते चलेगा। आप तो जुड़े रहे हैं, तो क्या कारण रहा घटने का? बस यूं लगा लो भी अनपढ़ स्वास्थ्य मंत्री, उनके अपने निजी स्वार्थ, घर में बुला के अपने अपने काम करवाना, और जो अफसरशाही है उस पर कंट्रोल नहीं था। अब अफसर जब यदि पॉलिटिशियन के घर में सब कुछ पचाता रहेगा तो उसमें फिर अब राजनीतिक आदमी को सोच नहीं है, उसको जनता को किनारा नहीं है। ये तो मैंने कोविड में भी देखा है, जो नेता थे वो कोई बाहर निकला ही नहीं। बिल्कुल निकला, बता दो आप। वेंटिलेटर भी आए, वो आज तक चालू नहीं हो पाए हैं। हाँ, वेंटिलेटर का मुद्दा है, उसके लिए मैंने बहुत इंक्वायरियां फेस करी। जब मैंने ये माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने यहाँ 3 बार उद्घाटन किया इस एयरपोर्ट का, आपको तो पता ही है, 3 बार उद्घाटन किया। जब मैंने कहा था भाई इनसे 8 वेंटिलेटर नहीं चले, बिल्कुल 8 वेंटिलेटर इनसे नहीं चल पाए तो जहाज का खाक उड़ाएंगे। ये बात 2020 की है, अक्टूबर की, और आज 4 साल हो गए, लेकिन जीना दुर्लभ कर दिया आसपास के कितने गांवों का। अभी बेचारे 1-1.5 साल हो गया उनको बैठे हुए, रास्ता 12 किलोमीटर बढ़ा दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहा उसने अपना निजी स्वार्थ के लिए जमीनें खरीद के लोगों का जमीनों के रेट आसमान हो गए। जो एक गरीब आदमी बेचारा 2-4 हजार रुपए गज की जमीन लेता था, आज उसको 50,000 से कम की जमीन नहीं मिलती। और देखा होगा आपने DCM टेक्सटाइल मिल की जमीन को उसमें कर दिया, कॉलोनी में काट दिया, जबकि
पटानामा से कभी रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन उस इंसान की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो स्वास्थ्य की बात अगर हम कर रहे थे कि स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कभी भी मेन मुद्दों में शामिल नहीं हुआ हरियाणा की। अगर हम बात करें एजुकेशन हो सकता है, बेरोजगारी हुई है, अगर पानी की बात करें, हम हिसार वाला जो एरिया जो अगर हम हिसार लोकसभा की बात करते हैं तो पानी की कमी जो है से जूझता रहता है, किसान भी लगातार पानी की डिमांड भी करते हैं। तो एजुकेशन और इनके मुद्दों के अलावा जो स्वास्थ्य का भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि जबकि आज बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर जो है लाखों रुपये जो है लोगों के खर्च भी होते हैं निजी अस्पतालों में जाने में। तो अब ऐसे में हिसार के ही जो है विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, तो क्या उम्मीद लगती है कि कुछ आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि 9.5 साल पहले जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन तो करके चले गए, लेकिन सरकारी में कभी नहीं आए। और जब इनको बने हुए मेरे ख्याल में हो गए 15-20 दिन तो ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद, और ये एक बार आए थे, मात्र औपचारिकता करके निकल गए। लेकिन मेरा कहने का ये है, जब तक स्वास्थ्य मंत्री हर महीने प्रत्येक जिले में जाके कंसर्निंग जो डॉक्टर है, स्टाफ है, उनसे ये पूछेगा नहीं अब यहाँ ना दवाई है, आप तो डेली देख रहे हो, प्रिंट मीडिया में भी आ रही है, आप खुद भी कवर करते हो, भी दवाई तक नहीं है, पैरासीटामोल तक नहीं मिलती यहाँ पे। अब जहाँ तक दवाई की बात है, कोविड के दौरान ब्लैक फंगस कितना फैला जब कोविड महामारी के बाद, तो ब्लैक फंगस की एक दवाई 13,000 रुपये महीना एक पर पेशेंट को देनी पड़ती 3 महीने के लिए। तो वो 40-40 हज़ार की दवाई अग्रवा मेडिकल में उपलब्ध नहीं थी, और उसके लिए मैंने आम पब्लिक से चंदा इकट्ठा करके, बहुत से लोग, राजेंद्र गावड़िया भी था जो अपने कंस्ट्रक्शन वाले, गावड़िया कंस्ट्रक्शन वाले, और शहर के लोगों से, चाहे वो धीरज जैन है, जैन ज्वेलर्स वाले, चाहे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त, असल से मैंने 11-11 हज़ार रुपये, 21 हज़ार रुपये इकट्ठे करके आज उस टाइम दवाई प्रोवाइड कराई थी। मेरे को याद अच्छी तरह से, जो भी पेशेंट हुआ था दवाई के लिए मेरे पास आता था, पोस्कोनाजोल एक मेडिसिन थी। मेरा कहने का मतलब दवाई तो उस टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं है। वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। अब ट्रॉमा सेंटर है, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा सेंटर में प्रतिदिन 30,000 रुपया खर्चा आता है। बिल्कुल, वो जाएगा तो प्राइवेट में, सरकारी में तो कुछ है नहीं ना, वेंटिलेटर, वो तो बंद कमरे में पड़े हैं। टीएमटी मशीन है, उसके जंग लगी पड़ी है। एक्सरे मशीनें हैं, सीसवाल में है, मंगाली में है, बरवाला में है, उकलाना में है, नारनौंद में है, और उकलाना में बिल्कुल ब्रांड न्यू, वो सेक्टर 1-4 में है। आज के दिन 6 एक्सरे मशीनें हैं। अब एक एक्सरे के लिए एक पब्लिक को 500 रुपये पे करना पड़ता है। अब अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड डेली 100 ही अल्ट्रासाउंड होते हैं। अब 2.5 लाख की आबादी तो हिसार शहर की है, बाकी पूरा 303 गांव है। क्या वो अल्ट्रासाउंड एक मशीन कामयाब है? वो 50 रुपये में मान लो कोई कराना चाहता है अल्ट्रासाउंड, तो वो कर पाएगा? डॉक्टर नहीं कर पाएगा। प्रत्येक पीएचसी लेवल पे अल्ट्रासाउंड की मशीन होनी चाहिए, डॉक्टर भी तैनात होने चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मैन पावर होने चाहिए। 50% जो पोस्टें हैं स्वास्थ्य विभाग में वो खाली पड़ी हैं। एजुकेशन में कॉलेज तो 20-20 किलोमीटर पे ब्लॉक वाइज खोल दिए, लेकिन वो 2-2 कमरों में चल रहे हैं, तो उससे क्या शिक्षा का सुधार होगा? 3,500 पोस्टें खाली पड़ी हैं कॉलेजों में, तो शिक्षा कहाँ से आएगी? जब शिक्षा का जब सुधार, वो एक क्वालिटी नहीं मिलेगी शिक्षा की, तो बच्चों का विकास कैसे होगा? कैसे हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे? अब ये बात हुई स्वास्थ्य की बात करें, तो अगर हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी योजना रही है आयुष्मान, और दूसरी हरियाणा सरकार की चिरायु योजना रही है, तो जो निजी सेक्टरों में जाने के बाद जो लाखों रुपए के जो बिल जो बना करते थे इलाज के लिए, तो इससे काफ़ी राहत जो है मिली है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है, कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो है सरकार ने जो किया एक अच्छा कदम उठाया है? आयुष्मान योजना के अंदर टेस्ट कवर नहीं होता जी, जो टेस्टिंग करता है, मान लो उसके पास 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ नहीं है जी, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। जी। अब मेरे पड़ोस में एक सैलून वाला है, अभी 2-3 दिन पहले डेथ हुई है उसकी। उसके पास आयुष्मान कार्ड था, वो सारी जगह घुमाया, किसी ने उसको कहा भी हम नहीं कर सकते। आखिर में मैं अपने पर्सनल लेवल पे चैरिटी के हिसाब से मैं उसका प्राइवेट में गया, तो वहाँ डिटेक्ट हुआ उसके ब्लड कैंसर 4 स्टेज की थी, और उसने 10 दिन में वो एक्सपायर भी हो गया। आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख का कर तो दिया मोदी जी ने, लेकिन उसमें कुछ वो लिमिटेशन कर दी। मान लो एक ऑर्थो डॉक्टर से मेरी बात हुई, कहता कुल्ले की प्लेट के लिए हमें 22,000 मिलते हैं, लेकिन 22,000 के पेच ही लग जाते हैं। जब हम सस्ती प्लेट लगाएंगे तो उसमें पस पड़ेगी, फिर लोग हमारे चक्कर काटते हैं, जी खराब हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो हर योजना जितनी भी है वो कंसर्निंग डॉक्टर से पूछ के ही आगे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, भी इसमें कितना खर्चा आता है, कितना नहीं आता है। अब देखो, कोई किसी गरीब महिला ने
सिजेरियन ऑपरेशन कराना है तो वो आयुष्मान में कवर नहीं होता, डिलीवरी कवर नहीं होती, लेकिन नसबंदी कवर होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है हर चीज इसमें कवर होनी चाहिए। मतलब योजना ठीक है, अच्छी है, पर लेकिन इसको अच्छे से लागू किया जाना चाहिए ताकि लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। भाई चलो मान लिया ओपीडी में अगला ओपीडी के लिए 200-400 रुपए प्राइवेट में वो अफोर्ड कर लेगा। अब जैसे जिंदल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिंदल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान योजना लागू नहीं है, तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई मुख्यमंत्री का आदेश है, सरकार के आदेश है, प्रत्येक हॉस्पिटल का उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंपलसरी किया जाना चाहिए। कंपलसरी किया जाना चाहिए। वो नहीं मानते। मेरे गांव के एक गरीब थे, उनके बच्चे को पैदा होती निक्कू चाहिए था। अब निक्कू के लिए डेली 10,000 रुपये लगता है। बिल्कुल, मतलब उसका जो खर्चा लगा, वो उनका रात को फोन आया जी यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा जिंदल में। मैंने फिर उसको सुबह सोनाक्षी हॉस्पिटल है जो डॉक्टर हर्ष बयाना, उनसे कह के वहां दाखिल कराया, उनके 50,000 रुपए बच गए आयुष्मान के माध्यम से। लेकिन लागू तो सब प्रत्येक हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। भाई आप किस लिए जाता है आदमी सोचता है आयुष्मान कार्ड है, भी मोदी गारंटी है 5 लाख रुपए कहीं तुम्हारा काम इलाज हो जाएगा, लेकिन वो मोदी गारंटी हॉस्पिटलों में जाकर फेल हो जाती है। आज 300 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों का खड़ा है, पिछले दिनों बकाया था, इलाज बंद कर दिया, अभी तक वो पैसे मिले भी नहीं है। अब फिर नहीं कोई ट्रीटमेंट कर रहा, आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, बहाने देकर टाल देते हैं। लेकिन मरता क्या ना करता है, गरीब आदमी को तो करना ही पड़ेगा ना इलाज, चाहे वो कुछ भी बेच के करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य जो है एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी जो है नेताओं को अपनी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर चुनाव भी लड़े जाने चाहिए और उसको सुधार भी किया जाना चाहिए। चलिए ये मुद्दों की बात होगी, तो हम बात करते हैं अगर जैसे टिकट की आपने टिकट के लिए अप्लाई किया, अगर हम मान के चलते हैं कि अगर बाई चांस नहीं मिल पाता है टिकट, तो उसके बाद आपका जो फ्यूचर जो रहेगा वो आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जो पॉलिटिकल फ्यूचर को आप जो पॉलिटिकल जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आप पॉलिटिकली जनसेवा के माध्यम जनसेवा जो करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से, उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो मेरा तो बता दिया, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको मैं एक सामाजिक मुद्दा बनाऊंगा यदि मैं इलेक्शन ना लड़ पाया तो भी। आम पब्लिक से जुड़ूंगा, एक आंदोलन खड़ा करूंगा। मेरा मकसद है भी मैं हिसार के आसपास 5 जिले हैं, हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, जितने ये उत्तरी हरियाणा आ जाता है, और उसके साथ एडजॉइनिंग हनुमानगढ़ तक का पेशेंट यहाँ अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में आता है, बिल्कुल आता है, भादरा का आता है, आसपास की जितने भी आते हैं। मेरा कहने का ये कि मैं यहाँ एम्स की स्थापना के लिए संघर्ष करूंगा। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब या वो इसके ऐसा है, जैन साहब मान लो टिकट नहीं मिलती है तो मेरा ये कोई मकसद नहीं है भी मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं। मैंने कोई इंडिपेंडेंट चुनाव का कोई ना मेरा इतना मादा है, क्योंकि मैं एक बड़े साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं 1 साल का था जब यहाँ आ गया था। दूध बेच के गुजारा किया है मेरी माता और पिता ने, तो मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ, तो सारे काम हम करते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति बड़ी महंगी हो गई है, आपको पता ही है, सारा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो इतना मेरा वो नहीं है। लेकिन यदि कोई जनता का सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, तो पता नहीं क्या आगे करना पड़ जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सुधार करने की, तो सिस्टम में घुसना पड़ता है, उसके लिए सुधार अगर हमें करना तो पॉलिटिक्स से अगर ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, किसी लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, जिससे कि आप चीज़ें जो चाह रहे हैं, जो बदलाव करना चाह रहे हैं समाज के अंदर या जनता के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो क्या फुल टाइम राजनीति करेंगे, या कोई दूसरी पार्टी अगर आपको ऑफर करती है, या किसी दूसरी पार्टी के पास आप जाकर जो है टिकट की डिमांड भी कर सकते हैं? नहीं, मैंने दूसरी पार्टी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची थी भी यदि आज के दिन जो मौजूदा माहौल है उसमें यदि मुकाबला कोई कर रही है तो कांग्रेस ही कर रही है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है, सबसे 100 साल पुरानी पार्टी है हर लिहाज से। तो लड़ाई लड़नी होगी तो मैं उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लड़ूंगा। तो साथियों, आपने सुना कि डॉक्टर रमेश पूनिया जो कोरोना योद्धा रहे हैं पूरे हिसार और आसपास के क्षेत्र के अंदर कोरोना महामारी के दौरान, जिन्होंने बिना डरे अपनी जान की परवाह किए बिना जो है लोगों की सेवा की है, लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का काम भी किया है, और समय समय पर जो है सरकार से भी खिलाफत जो है अपनी नौकरी में रहते हुए सरकार की खिलाफत करते रहे हैं। उन्होंने सरकार की खिलाफत भी की है, मुद्दे भी उठाए हैं, तो फिलहाल जो है राजनीति में आना चाह रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है जनता की सेवा कर सकें, सिस्टम में बदलाव कर सकें। इसके लिए कांग्रेस पार्टी से हिसार लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए उन्होंने डिमांड किया और अप्लाई भी किया है। खैर 3-4 दिन में हो सकता है कि घोषणाएं जो हैं कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की सभी सीटों की कर दी जाएं, तो ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर रमेश पूनिया को वहां से टिकट मिल पाती है नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो जनता की सेवा करते रहेंगे और हिसार और आसपास के जिलों
कि लोगों की भलाई के लिए हिसार में एम्स की स्थापना को लेकर एक आंदोलन खड़ा करेंगे, ताकि यहाँ पर जो है लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी हॉस्पिटल में मिल सके, और ताकि लोगों को, जो गरीब जो लोग हैं, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो उनको लाखों रुपए खर्च करके निजी अस्पतालों में जो है जाना ना पड़े, और जो लोगों को यहीं पर जो है सेवाएं मिलती रहें। तो मैं सीएम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।